लेकिन बाप के नाम के आगे 0.ABCDEF ये थोड़ी डाला जाता है। तो राहुल गांधी जी ने उन्हीं मरे लोगों के साथ बैठ के चाय पी। स्वदेशी स्वदेशी, आज से सब कुछ स्वदेशी अपनाओ। आज हमें बार बार कभी अमेरिका का, कभी रूस का और कभी चीन का मुंह देखना पड़ रहा है, क्यों? और भाजपा का परिवार इन अनभक्तों को लाखों लाखों रुपए ये नेपाल की हिम्मत है, ये नेपाल की हिम्मत है। क्या मोदी जी ट्रम्प को जवाब देने के लिए चाइना और रशिया के साथ एक ग्रुप बनाएंगे कि सिट्टी पिट्टी घुमाई थे चुनाव आयोग की? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अभी राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी वाला बहुत बड़ा एक विस्फोट किया था, और ये जनता में जितना भी हम घूम रहे हैं और वो बहुत पॉजिटिव साइन आ रहे हैं राहुल गांधी जी की तरफ कि वाकई ये हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन जिसने पूरे हाथ खड़े कर दिए, जिसने ये तो घोषित कर दिया कि मकान नंबर 0 भी एग्जिस्ट करते हैं, उसमें आप क्या विचार रखते हैं? ठीक है जी, मैं इलेक्शन कमीशन की एक बात से सहमत हूँ। जो बेघर लोग होते हैं उनका नाम भी वोटर लिस्ट में डाला जाता है, उन्हें भी वोट का अधिकार दिया जाता है और उनके मकान नंबर के आगे 0 डाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाप के नाम के आगे 0.ABCDEF ये थोड़ी डाला जाता है। बाप के नाम के आगे तो ये नहीं डाला जाता। लोगों को जो जिंदा लोग हैं उनको मरा हुआ दिखा दिया। जैसे अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने उन्हीं मरे लोगों के साथ बैठ के चाय पी और इलेक्शन कमीशन को दिखाया, देखो ये आपकी वोटर लिस्ट में लोग मर चुके हैं और मैं इनके साथ बैठा हुआ चाय पी रहा हूँ। मुझे आज मृत लोगों के साथ चाय पान का सौभाग्य मिला, फिर उस पर आप क्या सफाई देंगे? मरे हुए लोगों के साथ, हाँ, जिनका वोटर लिस्ट में नाम उन्हें घोषित कर दिया कि ये लोग मर चुके हैं और उनके नाम काट दिए, उनके नाम काट दिए। उसके बाद आपने दूसरी चीज देखी होगी कि लगातार जो बार बार इलेक्शन कमीशन कह रहा है हलफनामा दो, आप ही का डाटा इस्तेमाल करा गया, आप ही के डाटा को सर्च करा गया, आप ही के डाटा से कमियां निकाल के दी गई हैं और आप हमसे ही हलफनामा मांग रहे हो। बड़ी पुरानी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो यही लागू होती है, यही लागू होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। चोर कह रहा है तू थानेदार है, कोतवाल है, तू पहले मुझे बता, तू हलफनामा दे कि तू कोतवाल है। चोर इस बात का सबूत मांग रहा है जिसकी चोरी खुद है। और वही उसी डाटा का इस्तेमाल करके अनुराग ठाकुर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो डाटा निकाल के सामने रखते हैं कि हाँ वोट तो चोरी यहाँ भी हुआ है, उसे वो वैलिड ठहरा देते हैं। लेकिन जिन्होंने मैनुअली 6 महीने तक इस्तेमाल करके दिखाया है उसको कह रहे कि आप गलत है। मशीन रीडेबल डाटा आपसे मांगते, मशीन रीडेबल डाटा आप नहीं देते, PDF फॉर्मेट में आप डाल के दे देते जिसमें सर्च नहीं हो सकता। बात वही आ गई, स्क्रॉल कर करके फोटो आपको डाटा निकालना पड़ेगा। तो यही सारी कमी है जिसकी वजह से साफ साफ साबित होता है ये केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये केचुआ है जो रीड विहीन करा नहीं होता है और केंद्रीय चुनाव आयोग है। सीधी सी बात है, जो विपक्ष के और उनके तमाम विपक्ष को चूना लगा रहा है। इसे केंद्रीय चुनाव आयोग कहना तो बेमानी हो जाएगी। अब ये केंद्रीय चुनाव आयोग है जो लगातार चूना लगाने में लगा हुआ है। जब एक स्वतंत्र पत्रकार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे क्वेश्चन करता है कि अनुराग ठाकुर पे एक्शन नहीं होता, अनुराग ठाकुर ने भी वो कराए, तो उस पर उनकी सिट्टी पिट्टी घुमाई थी चुनाव आयोग की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो पिछली बार वाले तो हमारे राजीव कुमार जी थे, उनको तो जरूर शायरी आती थी। इस बार वाले ज्ञानेश कुमार जी ने शायरी नहीं आती थी तो वो भी कोई शायरी गिना के निकल देते। और अच्छी बात है स्वतंत्र पत्रकार ने जो सवाल उठाया उसी सवाल का जवाब तो पूरा देश चाहता है। एक व्यक्ति जो है वही डाटा इस्तेमाल कर रहा है और आपकी कमियां गिना रहा है तो उसे आप गलत ठहरा रहे हो, और दूसरा व्यक्ति जो आपके पक्ष का है, सत्ता पक्ष का है, वो भी वही डाटा इस्तेमाल कर रहा है और वो इस बात को ठहरा रहा है, सेम चीज वही रिपीट कर रहा है। उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, उससे आपने हलफनामा देने के लिए नहीं बोला, उसे आपने गलत ठहराया, तो ये दोहरी नीति नहीं है तो क्या है? इसी बात से पता चलता है ना कि कितना निष्पक्ष चुनाव आयोग है, झुका हुआ है साफ साफ एक तरफा। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में, अगर मैं आपको झुकाव की एक और कहानी बता देता हूँ। आज के डेट के हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये इससे पहले अमित शाह जी के अंडर में काम कर चुके हैं, उनके सेक्रेटरी रह चुके हैं, सेक्रेटरी सहकारिता मंत्रालय में उनके सचिव रह चुके हैं, उन्हीं के अंडर में इन्होंने सारा काम करा है। तो आज पता चल जाता है कि किस तरह से झुकाव होगा। एक व्यक्ति जब लगातार किसी अंडर में काम करता है, 2 साल 4 साल 5 साल काम करता है, तो जाहिर सी बात है झुकाव तो निश्चित है। क्या वो नमक का फर्ज अदा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नमक हलाल बन के पूरी तरह दिखा रहे हैं, नमक हराम नहीं बन रहे। कोशिश उनकी यही है कि मैं नमक हलाल बन के दिखा दूं। नमक सस्ता है जी। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ तो लगाया जा चुका है, अभी आप और कितने टैरिफ की उम्मीद रखते हैं अमेरिका की तरफ से? देखिए सर, बीइंग इंडियन मैं बिल्कुल भी टैरिफ की उम्मीद नहीं रखता, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अभी वो और थोपने वाला है। बीइंग इंडियन तो मुझे सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है कि जो 50% उसने टैरिफ थोप दिया है उससे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उन हजारों व्यापारियों को देखो, जिन हजारों व्यापारियों का माल जो जाना था वहां पे, और वो जाके जब 50% टैरिफ के साथ जाके वहां पे बिकना शुरू होगा तो नेचुरली वहां पे महंगाई बढ़ेगी। वो कहते हैं आज की डेट में तमाम एंकर लगातार इस बात को कह रही है, अरे क्या हो जाएगा, क्या इससे तो अमेरिका में ही महंगाई बढ़ेगी। आप ये देखो कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी तो महंगी आइटम कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। माल किसका फंसा? हमारे इंडियंस का फंसा ना सर। हमारे यहाँ अमेरिका की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल आती थी, 300% की उस पर ड्यूटी थी, कितनी बिकती थी? गिनती में सैकड़ों या हजारों की तादाद में बिकती थी। अमेरिका ने दबाव डाल के जो है उसकी 240% ड्यूटी कम कराई, 240%, 60% आज ड्यूटी लगती है। हार्ले डेविडसन की बिक्री देखिए कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। हमें अमेरिकन माल जो मिलता है, अगर फॉरेन का जो माल मिलता है उस पर अगर हमने ड्यूटी कम पेड करनी पड़े और हमें फॉरेन का माल भी मिल जाए तो हम हाथ बढ़ा के खींचते हैं ना।
आज से पहले 70-80 के दशक में ये स्मगलिंग हुआ करती थी, स्विस से घड़ियां आ रही हैं, गोल्ड आ रहा है दुबई से। आज भी लोग गोल्ड क्यों लेके आते हैं, कहाँ कहाँ छुपा के लाते हैं, दुनिया जानती है क्यों, क्योंकि वहाँ पे सस्ता है और हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, महंगा हो जाता है। तो क्यों फिर हम उसी की तरफ क्यों दौड़ते हैं, दुबई के सोने की तरफ, क्योंकि हमें वो सस्ता मिल रहा है। हमारा माल जो अमेरिका पहुंचेगा और वो जब वो महंगा बिकेगा, जाहिर सी बात है लोग मार्केट से हाथ खींच लेंगे, पैसा किसका फंसा, व्यापारी वर्ग तो मारा गया। उनकी जो LIC होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, बैंकों ने तो इशू कर रखा है, लेकिन एक लिमिट के लिए होता है, टाइम लिमिट है उसकी भी, उसके बाद पेमेंट देनी पड़ेगी। वहां माल बिकना बंद हो जाएगा, डंपिंग यार्ड में माल फंस जाएगा। और आज ही मैं आपको बताता हूँ, आज मार्केट में वैसे 3-4 ऑर्डर मेरे लगे हुए थे, आज ही प्लास्टिक के आइटम पे 6% डंपिंग विरोधी शुल्क लगा दिया है। अभी सुबह मेरे पास किसी आइटम की कुछ और LP थी, और अभी शाम को मैं जब माल बुक कराने गया, उन्होंने कहा भाई साहब 6% रेट बढ़ गए हैं, अभी नई LP पे माल मिलेगा। LP होता है, मैं आपको बताऊं, लिस्ट प्राइस होता है, उसमें हमें डिस्काउंट के हिसाब से माल मिलता है, व्यापारी आदमी इसलिए पता है। आज ही ठुक गया 6% डंपिंग विरोधी शुल्क, क्योंकि सारा का सारा माल कोर्ट में अटक गया, माल आगे जा ही नहीं रहा और माल आगे आ नहीं रहा। लगा दो, अब कौन इसका भुगतान करेगा, हम आम आदमी तो करेंगे। जितने हमारे व्यापारी जिन्होंने यहाँ पे फर्म लगा रखी है, 1000 बंदों को अपने काम दे रखा है, 100 को काम दे रखा है, 500 को काम दे रखा है, जब उनका काम रुकेगा, जाहिर सी बात है दिवालिया होने की कगार पे आएंगे तो एम्प्लॉइज को निकालेंगे ना, बेरोजगारी बढ़ गई। एक व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हुआ तो उसके घर में कम से कम वो 4 लोगों का और पेट पाल रहा होगा, 5 लोग भूखे हो गए। और लेकिन इसके लिए तो बड़ी बड़ी चर्चा करें, अरे क्या हुआ, महंगाई तो अमेरिका में बढ़ेगी। अरे तुम ये तो देखो तुम्हारा व्यापार कैसे है। आज से पहले अगर हम रेशम रूट की, सिल्क रूट की बात करें, 2-3 साल पहले जाते हैं, जो हमारा सिल्क रूट से हमारा व्यापार होता था, हम कुछ भी नहीं लेते थे। हमारे यहाँ से तमाम ये काली मिर्च, जायफल, इलायची, सारे मसाले जिनको हम कहा जाता था काला सोना, और कितना व्यापार होता था हमारा। ये मुगल काल की बात है, जिसको आज कहते हैं मुगल काल सबसे वर्स्ट काल था। मुगल काल में हमारे देश की GDP पूरे विश्व की GDP की 25% थी। पूरे विश्व में हमारा माल जाता था दिल्ली से, एरिया से, पूरे इंडिया से। लेकिन वही चीज है ना, क्योंकि हम चार्ज नहीं करते थे, तो जाहिर सी बात है लोग हाथ बढ़ा के खरीदते थे हमारे माल को। अब जब वो माल उन्हें महंगा मिलेगा तो जाहिर सी बात है हमारा नुकसान होना ही होना है। क्या मोदी जी ट्रम्प को जवाब देने के लिए चाइना और रशिया के साथ एक ग्रुप बनाएंगे? मैं इसका जवाब दूं फिर आप एक बड़ी पुरानी कहावत है ना, वो खाई से निकले कुएं में गिरे, वो वाला हाल है। अब ट्रम्प को जवाब देने के लिए आप चाइना से आगे पींगे बढ़ा रहे हो, और अभी थोड़े दिन पहले आप बहिष्कार कर रहे थे चाइना का। स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, आज से सब कुछ स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी माल बनाओ, स्वदेशी माल खरीदो, तमाम मार्केटों में फैला दिया। चाइनीज लड़ी नहीं आनी चाहिए, चाइना का माल नहीं खरीदना चाहिए। चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है पिछले साल का 2023 और 24 का हमारा जो इंपोर्ट हुआ है चाइना से $112 अरब का, और हमने जो चाइना को एक्सपोर्ट करा है वो है मात्र $12 अरब का। $100 अरब का व्यापार घाटा हम चाइना से ऑलरेडी उठा रहे हैं। अब वो ट्रम्प को आगे दिखाने के लिए वो उसकी जाके गोद में बैठ रहे हैं, मतलब इधर कुआं और इधर खाई, कुएं से निकले तो खाई में जा रहे हो, तो भाई साहब फायदा क्या हुआ। एक तरफ चाइना की, अभी आपने सबने देखा, पूरे विश्व ने इस बात की तस्दीक करी कि पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट करने वाला चाइना था। वही चाइना जो पाकिस्तान को जेट फाइटर दे रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, हथियार दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और उसे पीछे से बैक दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है लड़ने के लिए भारत से, उसी की जाके आप गोद में बैठ रहे हैं। भाई साहब कैसा नेतृत्व है यार, ये कैसा नेतृत्व है, कैसा नेतृत्व है। मोदी जी ट्रम्प को डायरेक्ट जवाब नहीं दे पा रहे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का ग्रुप बना के वो उस तरीके का जवाब दे। कैसे जवाब दे पाएंगे सर, ट्रम्प को जवाब देना है, खुल के आप यहाँ कहो, तमाम देशवासी आपके साथ है ना। ट्रम्प ने आपको बोल दिया लगातार, ट्रम्प ने आपको बोल दिया, 30 बार बोल दिया, व्यापार का हवाला देके मैंने कहा वो आपका सीज फायर करवाया है। वो एक बार ट्रम्प का नाम लेके गया, हाँ ट्रम्प ने हमारा सीज फायर नहीं करवाया। हम मानते हैं कि आप 56 इंची हो, नहीं हो सकते, उनके बस की नहीं है जवाब देना, नहीं है उनके बस की जवाब देना, नहीं जवाब दे पाएंगे। वो तो बस ये कि एक की गोदी से निकले दूसरे की गोदी में जाके बैठने वाली बात है। एक अपराधी को छोड़ के दूसरे अपराधी का दामन थाम रहे हैं, सेम चीज है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर रूस, यूक्रेन और ट्रम्प की वार्ता सक्सेसफुल नहीं रहती तो अगला 100% होगा टैरिफ बम। बिल्कुल होगा, टैरिफ बम फोड़ेगा वो। लेकिन अभी तक अच्छी बात है कि भारत ने अभी दृढ़ता दिखाई है, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करा है। हमारे तेल के टोटल आया जो है वो उसमें से 40% अकेला रूस से आ रहा है, तो ये अच्छी बात है, नहीं है झुकना भी नहीं चाहिए हमें। देशवासी जब आपके साथ खड़े होते हैं तो सेनापति का कर्तव्य बनता है कि सीना तान के खड़ा हो, ना कि सीना झुका के खड़ा हो। लेकिन इन्होंने तो आपको पीछे भी बात है, आपको किस तरह से सरेंडर करा था, पाकिस्तान के युद्ध के साथ ही सरेंडर कर दिया, और आज तक नाम नहीं ले पाए। तो इसी तरह से अब ये नए लोगों को दिखा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं चाइना का बाइकआउट करो, और दूसरी तरफ चाइना से ही पिंगे बढ़ा रहे हैं। करना क्या चाहते हो भाई साहब? आम आदमी को कहते हैं चाइनीज लड़ी मत खरीदो, अपनी दिवाली पे लड़ी मत लगा लेना 50 रुपए की खरीद के, नहीं तो तुम्हारी दिवाली नहीं बनेगी, दिवाली स्वदेशी अपनाओ। और दूसरी तरफ चाइना के साथ ही व्यापार करने जा रहे हैं, मतलब पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देना आसान है और खुद ही
सारा चाहे सारा माल विदेशी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी वो विदेशी, चश्मा वो विदेशी, पेन वो विदेशी, हर चीज विदेशी इस्तेमाल करें, टेलीप्रॉम्प्टर वो विदेशी इस्तेमाल करें। लेकिन तुम मत करना बच्चों, मैं गुटखा जरूर खाऊंगा, मेरा कुछ भी होता रहे, लेकिन तुम मत खाना, कैंसर हो जाएगा। मैं सिगरेट जरूर पीऊंगा, लेकिन तुम मत पीना, कैंसर हो जाएगा। मैं दारू रोज पीऊंगा, लेकिन तुम मत पीना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। भैया 500 का ये इनकी हालत है। 500 का नुकसान हो जाएगा पत्थर चलाने वाले 500 रुपए लेके ये बात करेंगे हमारे साथ। 500 रुपए लेके अगर मोदी जी चीन की विजिट जाते हैं, ये 31 अगस्त को एलाइन है, तो उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे मामला गरमा सकता है। जी उम्मीद तो पूरी है, मामला तो जरूर गरमाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए ना कि हमारे कांग्रेस शासन के टाइम में हमारा निर्गुट सम्मेलन का आयोजन किया, निर्गुट देशों में किसी भी गुट के हम साथ नहीं थे, अपना व्यापार अपने आप चलाते थे, अपना काम अपने आप करते थे। लेकिन आज हमें बार बार कभी अमेरिका का, कभी रूस का और कभी चीन का मुंह देखना पड़ रहा है। क्यों? और ये 11 साल की स्वदेशी का राग लापने वाली सरकार के शासनकाल में देखना पड़ रहा है। तो ये तो कितनी वर्ष बात है, कितनी घटिया बात है हमारे देश के लिए, आत्मगौरव की बात है कि आज भी हमें विदेशों का मुंह देखना पड़ रहा है। छोटे छोटे देश आज हमें आंख दिखा रहे हैं, जो कहते हैं विदेशी नीति का डंका बज रहा है। विदेशी नीति का डंका ऐसे बज रहा है, नेपाल कितना सा देश है, जितनी दिल्ली की आबादी है उतनी, सिर्फ दिल्ली की आबादी जितना नेपाल देश है, और वो हमें आंखें दिखा के आज हमारी 8000 एकड़ जमीन कब्जाए बैठा और एसएसपी को बोलने की मनाही कर रखी है। इससे ज्यादा हिम्मत उसने ये दिखाई कि अपने 100 रुपए के नोट में हमारे लिपू लेख और काला पानी उत्तराखंड के दर्रे हैं, हिमालय के वो छाप दिए, और उसके बाद उसने डिनाई नहीं करा कि नहीं जी मैंने तो छाप दिया, तो छाप दिया। इसमें पहाड़ है, इसमें कहाँ पता चल रहा है कि लिपू लेख है, काला पानी है। ये उसकी नेपाल की हिम्मत है, ये नेपाल की हिम्मत है।